बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर ने जिन आतंकियों को पनाह दिया, आज वही उनके खून के प्यासे बन बैठे हैं। आतंकी संगठन अब मुनीर और शहबाज सरकार को खुली धमकी दे रहे हैं। जी हां, और एक बार फिर वही तस्वीर नजर आई। अब दावा यह है कि इजराइल का अगर साथ दिया तो तबाह हो जाओगे, कहा जा रहा है। एक तरफ ट्रंप की दोस्ती मुनीर के लिए श्राप बन चुकी है, तो दूसरी तरफ घर में गृह युद्ध के हालात हैं। पाकिस्तान में आतंकियों ने बंदूक उठा ली है और मुनीर शहबाज इस वक्त सबसे बड़े डेंजर में है। अपनी ही रची तबाही में भस्म होने की कगार पर पाकिस्तान। बताएंगे कैसे कि अब यहाँ पर सरकार या सेना का बोलबाला नहीं बल्कि आतंकियों की चलती है, क्योंकि आतंकियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना को वो चुनौती दे रहे हैं। बताएंगे आपको कैसे और क्यों। और पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं, क्योंकि आप ये समझिए, एक तरफ कोशिश की जा रही है दुनिया में शांति स्थापित करने की, लेकिन अपने घर में अशांति बढ़ाते हुए नजर आया जा रहा है। जिस मुल्ला मुनीर ने आतंकियों को पाला पोसा बड़ा किया, आज वही आतंकी मुनीर और शहबाज के खून के प्यासे हो चुके हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल आतंकी संगठन पाकिस्तान के हुक्मरानों को सीधी और खुली धमकी दे रहे हैं। अगर इजराइल का साथ दे दिया तो नेस्तनाबूद कर दिए जाओगे। मुनीर शहबाज इन डेंजर, क्योंकि पाक आतंकियों ने उठा लिए हैं खंजर, ये बात कही जा रही है। मुनीर और शहबाज शरीफ की हालत इस वक्त आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता, जिनसे दोस्ती निभाना एक तरह से मजबूरी बन चुकी है। अब ये मजबूरी शहबाज शरीफ के लिए है या आसिम मुनीर के लिए कहा नहीं जा सकता। आसिम मुनीर को तो भाई लगातार डोनाल्ड ट्रंप बढ़ावा दे रहे हैं, ये मजबूरी शहबाज शरीफ के लिए, क्योंकि उनको तो शायद वो काउंट भी नहीं करते। लेकिन जितना ज्यादा लाड़ एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे थे, वो यूं ही नहीं दिखा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को मजबूर करें अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए, और वो काफी हद तक ये कहा जाए संभव होता हुआ भी नजर आता है, भले ही लाख कोशिशें क्यों ना कर ली जाएं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अपने मित्र इजराइल को एक तरह से मान्यता दिलवाना चाहते हैं। लेकिन अब यही ट्रंप की दोस्ती मुनीर के लिए सबसे बड़ा श्राप बन गई। पश्चिमी देश और इजराइल के प्रति जरा सा भी अगर झुकाव दिखाया जाता है तो पाकिस्तान के भीतर बैठे कट्टरपंथी और आतंकी संगठन भड़क उठे हैं। आपको सुनाते हैं लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी आखिर क्या कह रहा है, सुनिए। तुम भी इस्राएल के यहूदियों को कबूल कर लो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इस्राएल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इस्राएल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो सुन लिया आपने, ये आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के हैं जिसकी तरफ से बयान दिया गया। क्या कहा उसने आपने सुन चुका। अब आइए आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर ये बयान दिया क्यों गया और क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ा तनाव हो जाएगा। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी वार्निंग दे रहा है। सैफुल्लाह कसूरी ने इजराइल की मदद करने वालों को धमकाया है। मुनीर शहबाज सरकार को खुली चुनौती दी है और ये स्पष्ट कहा कि जो भी इजराइल को कबूल करेगा वो मारा जाएगा। आतंकी कसूरी का कहना है ये। सैफुल्लाह कसूरी ने कहा कि इजराइल पर हुक्मरान हो या बादशाह हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सैफुल्लाह कसूरी ने कहा कि मुस्लिम सबसे बड़े गुंडे इजराइल को कभी तस्दीक नहीं करेंगे। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने कहा। आपको बता दें, सैफुल्लाह कसूरी दरअसल लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडर है। आतंकियों ने मुनीर शहबाज सरकार को अब एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया। धमकी साफ है, अगर वैश्विक दबाव में आकर पाकिस्तान ने इजराइल नीति में कोई भी बदलाव किया तो पूरे देश को बारूद के ढेर पर बैठा दिया जाएगा। जिन आस्तीन के सांपों को रावलपिंडी के हेडक्वार्टर से पनाह मिलती थी, आज वही सांप मुनीर को डसने के लिए फन फैलाए खड़े हुए हैं। कर्ज में डूबा पाकिस्तान आंतरिक युद्ध की आग में झुलसता हुआ नजर आता है। ट्रंप को खुश करें या घर के आतंकियों को संभालें, मुनीर और शहबाज का खेल तो अब ऐसा लग रहा है इसी के इर्द गिर्द ही नजर आता है। बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान में आतंकी इतने बेलगाम हो गए कि सरकार को धमकियां दे रहे हैं?
क्या मुनीर और शहबाज आतंकियों के दबाव में अपनी नीतियां बनाते हैं? क्या ट्रंप की दोस्ती की वजह से पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा बढ़ता हुआ नजर आता है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। इजराइल समर्थक रूस से प्रियंका यादव जी भी मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर नदीम शेख जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट अजीम भट्ट भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं जल्दी से जामवाल जी आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। ब्रिगेडियर जामवाल, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी तक हम ये सुनते आ रहे थे पाकिस्तान को AAA चलाता है जिसमें आर्मी, अमेरिका और अल्लाह का जिक्र है। अब मुझे लग रहा है कि अब ये आर्मी वाला पोर्शन कट हो गया, अमेरिका, अल्लाह और आतंकी का यहाँ पर फिट होना ज्यादा तस्वीर नजर आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब वही कमांड सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो बताएंगे कि जो आपकी पॉलिसीज है वो किस रूप की होंगी, किसमें शामिल होना है। वैसे भी यहाँ की जो सरकार है उनको तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप मान्यता नहीं दे रहे, अब यहाँ की सेना को भी मान्यता शायद नहीं दी जा रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इनके आतंकी और जो आर्मी है पर्यायवाची हैं, मतलब सिनोनिम्स हैं एक्चुअली, तो उनमें खास फर्क नहीं है। दिस थिंग्स वो एक ही है, मगर इट इज ए विंग। वो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि जिसको हम स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म बोलते हैं, वो आउटसोर्सिंग ऑफ उसको वो बोलते हैं जो पाकिस्तान आर्मी है। तो एक जैसे अलग अलग रेजिमेंट होती हैं, तो ये एक नॉन स्टेट एक्टर की उन्होंने अलग फौज खड़ी करके रखी है, जिसको ये मरसल लड़ाई मतलब जिसको हम अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं। नो, जहां तक ये बात आती है इजराइल के ऊपर, देखिए, पहली बार नहीं है और ना लास्ट बार होगा कि पाकिस्तान अपने आप को ऐसी जगह फंसा ले जहां उसको समझ ना आए, आगे कुआं पीछे खाई। वो जगह पे बार बार फंसता है और इस बार फिर फंस गया है। हर बार थोड़ा बहुत करके कोई निकाल लेते हैं उसको, इतना भी नहीं निकालते कि वो खुशहाल हो जाए। पर खाली कुछ स्टेट्स होती हैं कि जिनको खाली जस्ट बेयरली जिंदा रहने की कगार पे छोड़ दिया जाता है। तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली उतना कर रहा है कि इनको बस जिंदा रखने की कगार पे छोड़ दिया जाता है और उसके बदले में जो भी करवा लो। अभी बोल दिया कि अब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनो। अब बनते हैं तो ठीक, अगर नहीं बनते तो भी ठीक। दोनों तरफ की आपने खुद ही बता दिया कि क्या होगा अगर बनते हैं। तो आतंकी और आर्मी जो उसका एक हिस्सा है, इट इज लाइक कि आर्मी के अंदर इंटरनल रेबेलियन हो जाएगा। मैं उसको ऐसा देखता हूँ, बिकॉज आतंकी आर्मी का हिस्सा ही है, तो इंटरनल रेबेलियन हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो भैया अमेरिका ने जो उनको कगार पे खड़ा रख रहा है, जिसको मैं बात कर रहा, सर्वाइवल की कगार पे खड़ा कर रख रहा है, वो हाथ खींच लेगा। तो अपने आप कुआं तो किसी ने खोदा नहीं है, अपना खोदा हुआ कुआं है, उसमें खुद गिर जाएंगे। जब वो हाथ जो उसको कगार से पकड़ के रखा है वो छोड़ देगा तो अपने आप गिर जाएंगे। तो दोनों तरफ कुआं खाई क्या चुनना है, अब इनके ऊपर है। देखिए, चुना भी किससे जाएगा सर, और कौन चुनेगा, अभी तो ये बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर चुनने कौन वाला है। मैं इसका जवाब मेजर नदीम शेख से लेना चाह रही हूँ। मेजर नदीम शेख, पहला तो अभी भी ये बड़ा कंफ्यूजन है कि अब्राहम अकॉर्ड में जाना नहीं जाना ये तय कौन करेगा, क्योंकि भले ही आप यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब तो शहबाज शरीफ को काउंट ही नहीं करते सिविलियन गवर्नमेंट को। वो सीधे सीधे हर चीज में तवज्जो दे रहे हैं आसिम मुनीर को, यानी कि उन्हें पता है कि असली जो पावर है वो किसके हाथ में है। ये सबसे अलग आपके यहाँ जो अभी एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है, सैफुल्लाह कसूरी LAT का बड़ा आतंकी एक तरह से उसे कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री को या आसिम मुनीर को सीधे धमकी दे रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? आखिर ये पावर है किसके हाथ में, आतंकियों के हाथ में? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का एक ऑफिशियल स्टैंड है, और वो ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम किसी भी सूरत में कोई भी अकॉर्ड, चाहे इब्राहिम अकॉर्ड हो या कोई भी हो, जिसमें इजराइल को तस्लीम करना हो, वो सिर्फ यूनिलेटरल या एक कंडीशन है, उसके ऊपर हम तस्लीम कर सकते हैं। वो है कि इजराइल जो आपके फ़लस्तीन हैं उनको भी एक अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाए। इसलिए हम वहाँ पर भी दो रियासती मुतालबा हमारा है कि अगर आप इजराइल को तस्लीम करने की बात करते हैं तो उससे पहले
आपको फ़लस्तीन को एक अलहदा रियासत का क़याम ज़रूरी है। और यही मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान की अम्ब्रेला के नीचे तो यही बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर राजन ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पे प्रेशर तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और वो प्रेशर तो डालता है। अभी तक हमने उसको बड़ा इस रिलेशन को बहुत टैक्टफुली मेंटेन किया, और मैंने हमेशा आप मीडिया पे आके बात की कि हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। वी नो उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी इंटेंशंस, उनके मोटिव्स हमें अच्छी तरह पता है। लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि एक फैन स्पीच में रखी जाती है जस्ट टू प्रिवेंट योरसेल्फ कि उसके जो क्लॉज से हैं वो आप बच जाएं, तो हम बिल्कुल नहीं, हमने वो लेकिन फैंस मेजर रखी नदीम है। आप शेख, आखिर ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन कौन लेगा? पहली बात तो ये कि आखिर ये पॉलिसी वाइज अगर डिसीजन है तो वो डिसीजन कौन लेगा? क्या आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट लेगी, यानी कि शहबाज सरकार लेगी, या फिर आसिम मुनीर, जिनको डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं कि भाई जो सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आसिम मुनीर को इसीलिए बार बार वो फिर से वही ललचाने की कोशिश करें कि भाई मैंने तुम्हें इतना बड़ा पद दिया है तो अब तुम्हें मेरे हाथ के अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं, असल में देखें, बीइंग ए मुस्लिम हमें सब अच्छी तरह पता है। हमने हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखा है, इंडिया की तरह नहीं कि 2 दिन पहले जो मोदी साहब वहाँ चले गए और गले में हाथ लटका के उनकी पार्लियामेंट से जो है ना वो नो कॉन्फिडेंस का वोट भी लेकर आ गए और उनको एनओसी देकर आ गए। हमारा स्टैंड हमेशा से क्लियर है। आपके चैनल से भी बयान को बयान कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप लोग टेंशन ना लें, बेफिक्र रहे। गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ। अरे मैं यही तो पूछना चाह रही थी मेजर नदीम जी, आखिर गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो गवर्नमेंट कॉल लेगी या फिर आसिम मुनीर साहब? क्योंकि गवर्नमेंट को तो तवज्जो दे ही नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आसिम मुनीर को लेकर बाकायदा लिखी बात है, जो बड़े बड़े कसीदे गढ़े रहे थे ना, माय फ्रेंड, फैंटास्टिक पर्सन, और ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि भाई वो मीठे शब्दों के पीछे का असली सार क्या है। मेरी इस बात पे मालिक साहब मुस्कुरा रहे हैं। सर, इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है, जरा समझाइएगा। मेरी बात पे मुस्कुरा रहे हैं या फिर मेजर नदीम शेख साहब की नादानी पे या उनकी देखिए, हमने तो अपना स्टैंड बता दिया, तो मुझे खुद हंसी आ रही है, सर को देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो पता नहीं क्या दिल पे बात आ रही है। आप खुद ही अपनी बात में हंस रहे हैं। लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टैंड गवर्नमेंट लेगी और जो हमारी सिविल अरे गवर्नमेंट आपकी है वही गवर्नमेंट लीड को कर रही है। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी धमका रहा है कि अगर डिसीजन ले लिया तो उड़ा दिए जाओगे। ये इस तरह के लोग, इस तरह के कोई भी हमें धमका नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की एक रिट है, एक स्टेट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई ऐसी वहाँ पे डर की बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा मालिक साहब, मैं रुक करूं, लेकिन मेजर नदीम शेख ये तो बता दीजिए कि सैफुल्लाह कसूरी को आप लोग आतंकी भी मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, हम किसी को भी आतंकी उस वक्त तक नहीं मानते जब तक कि उसके खिलाफ प्रॉपर एविडेंसेस ना हो, और अगर एविडेंसेस है तो हम उसको फौरी तौर पर बैन करते हैं, ट्रायल करते हैं, अरेस्ट करते हैं। को तो आप कभी स्वीकार नहीं करते, एविडेंस तो डिनायल मोड में आ जाते हैं ना। अच्छा, यही जल्दी से मैं यहाँ पे कर्नल मालिक साहब, और यही राय पूरी कौम की है। अरे डिफेंस मिनिस्टर आतंकी को जब अगर डिफेंड करते हैं तो वो कौम की नहीं बल्कि आपकी सरकार की नीति है। जी कर्नल मलिक। नैना जी, सभी मेहमानों को सादर नमस्कार। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि आप हमारे एक बहुत रैशनल स्पीकर है पाकिस्तान से, जो शायद अकेले हैं मेरी तो यादगार में, कि जो कुछ चीजों को एक्सेप्ट भी करते हैं और मेरे ख्याल से काफी रैशनल है। तो आप उनको ऐसी पोजीशन में क्यों डाल रही हैं नैना जी? जब बेचारे कहना तो सच चाह रहे लेकिन कह नहीं पाएंगे। देखिए, डिसीजन लिया जाएगा मुनीर साहब का, और माउथ होगा पीएम साहब का। तो पीछे से आएगा कि ये बोल दीजिए और वो बोल दिया जाएगा, जो भी उनका डिसीजन होगा। खैर एनीवे, कॉपी पेस्ट सर, यहाँ पर भी वही कॉपी पेस्ट। जी, ऐसा ही होना है। देखिए, शहबाज साहब की कोई एक आप ये कह लें कि पूरी दुनिया के सामने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, बड़े आदरणीय हैं, लेकिन उनकी कोई देखा जाए ग्राउंड पे कोई हैसियत ज्यादा है नहीं। हर डिसीजन, हर ऑर्डर्स की तरह से उनके लिए आता है और वो उनको बोल देते हैं। उसका एग्जाम्पल यही था कि पिछले दिनों आपने देखा होगा, ड्राफ्ट भी पेस्ट कर दिया गया था उनकी सेक्रेटरीट के द्वारा। तो उनके लिए ऑर्डर्स आते हैं, डायरेक्शन अलग अलग है सभी। कभी मुनीर साहब की डायरेक्शन है, कभी अमेरिका डायरेक्शन है, कभी सऊदी अरब डायरेक्शन है, तो ये चलती है। वहां पर जो आपने पूछा क्या ये सैफुल्ला जो बंदा है सैफुल्ला, ये टेररिस्ट है कि नहीं है? देखिए, पाकिस्तान यही तो पाकिस्तान के एसेट्स हैं।
पाकिस्तान उनको कैसे कह देगा कि ये टेररिस्ट है? हालांकि एलईटी लश्कर ए तोयबा का ये नंबर 2 आदमी है, और लश्कर ए तोयबा की उसकी कहानियां, उसकी जगजाहिर है पूरे पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे टेररिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन के यूएन डेजिग्नेटेड है। तो पाकिस्तान के लिए तो जो अच्छा काम करता है वो उसको कैसे अपने, जैसे ईरान करता है, ईरान के लिए वो तीनों है ना, वो एच वाले तीनों, इसी तरह से पाकिस्तान के लिए है। और पूरी दुनिया के अंदर देखिए पाकिस्तान एक अभी मैं छोटा सा आपको याद, आपके तो याद होगा क्योंकि आप तो लगातार मीडिया में हैं। देखिए इनके पाकिस्तान की यात्रा पे आई थी मिस क्लिंटन। उन्होंने ये कहा था, पाकिस्तान को सलाह के तौर पे भी कहा था कि अगर आप सांप पालोगे बैकयार्ड में, जरूरी नहीं वो पड़ोसी को ही डसे, ये सब जानते हैं। मैं इसको इसलिए याद दे रहा हूं, इसके कनेक्ट होकर कुछ बोल रहा हूं। तो यही चीज अब ये है कि आपने जो ये सांप पाले हैं ना, जिनको जो टेररिस्ट है, जो भाषा बोलते हैं कि चाहे शहंशाह हो, चाहे नौकरशाह हो, चाहे जनरल साहब, हम सबको उड़ा देंगे, सबको खत्म कर देंगे, मतलब वही है जो उन्होंने बोला। और वो भी ऐसे मौके पर जब कल के त्योहार, आज त्योहार था, कल के मौके पर उन्होंने ऐसा बोला। तो खुले आम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को चुनौती देते हुए ये लोग बेकाबू है। और बेकाबू इसलिए है कि ये पाकिस्तान, देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के टेररिस्ट है, जिसको हम पाकिस्तान खुद बोलता है नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। कह सकते हैं कि ये सैफुल्ला भी शायद उसी कैटेगरी का आदमी है जो अनकंट्रोल्ड है, वो चाहे बोलेगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और दूसरे टेररिस्ट हुए हैं कि जो पॉलिसी के अंदर इन लोगों को ला करके इनका इस्तेमाल करते हैं। और होता क्या है, ऐसे में भारत जैसे पड़ोसी के साथ उनकी एक तरह से पिछले 70-80 साल से दुश्मनी एक परमानेंट दुश्मनी में तब्दील होती रहती है। तो ये कभी पाकिस्तान ने रियलाइज नहीं किया कि इन लोगों को मिलकर नष्ट किया जाए। जो दोनों देशों की कौमों के दुश्मन हैं, दोनों देशों को बदनाम करते हैं। और काहे का वो अपने आप को बोल रहा है कि उतना बड़ा धर्मात्मा आदमी है जो सैफुल्ला है। अरे ये तुम लोगों मरवाते हो, सुपारी दे दे के लोगों को मरवाते हो, तो कैसे तुम्हारा अल्लाह खुश हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होएगा। तुम लोगों को डायरेक्ट टिकट तो मिलेंगे, लेकिन टिकट दूसरे ही मिलेंगे। मेरे जो अपने मेजर साहब है नदीम साहब, उनकी बात इन बात पर ये होती है कि देखिए जो डिसीजन है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो टाइम आके बता दिया जाएगा। फंस गए हैं सर, यानी कि ये तो स्पष्ट हो जाता है सर। लेकिन बात ये कि अगर जो भी डिसीजन होगा, आखिर किसको नाराज करेंगे? अब अपनी आवाम को नाराज करेंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करेंगे? आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पर, मेजर नदीम शेख साहब ने तो हालांकि इस बात को लेकर, मैंने पूछा कि सैफुल्ला कसूरी को आप आतंकी मानते हैं या नहीं, उन्होंने तो क्लियर कट मना कर दिया। लेकिन मैं यही सवाल लेकर एक बार रुक करना चाह रही हूँ पाकिस्तान से जुड़े हमारे साथ में जर्नलिस्ट अजीम भट्ट का। अजीम भट्ट, आप जरा बता दीजिए सैफुल्ला कसूरी को लेकर आपकी क्या राय है? सेना के अधिकारी तो आतंकी मानने से इनकार करते हैं, आपकी क्या राय है जिस तरह से सेना और सरकार को भी धमकी दे दी गई? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच आपकी इनवाइट करने का। और 23 मिनट्स मैंने बिना इंटरप्ट किए आप लोगों को सुना। उम्मीद करता हूँ 2 मिनट आप मुझे बिना इंटरप्ट किए सुनेंगे। आपके सवाल के ऊपर आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जी बिल्कुल ऐसा कोई भी शख्स जो स्टेट के किसी भी सरबराह को धमकी लगाए, हमारी नजर में वो बिल्कुल दहशतगर्द है और हम कैटेगोरिकल कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान की अगर मानने पे आपको यकीन है तो हम तो नरेंद्र मोदी साहब को भी दहशतगर्द कहते हैं, उसको भी काश आप मान लें, जिसको 2013 से पहले जो है वो अमेरिका ने बैन कर रखा। अब काटना नहीं है, मैं बता रही हूँ। देखिए मोदी साहब का तो मैं बिल्कुल जानती हूँ कि आपको किस तरह से खौफ है। अरे खौफ है, नानी दादी सब याद दिला दी उन्होंने। आप मुझे सैफुल्ला कसूरी का तो बताइए, मैं जानना चाह रही हूँ, फिर मैं आपको एक्सपोज करती हूँ। आप मेरी सुन नहीं सकते, आप मेरी सुन नहीं सकते, मुझे अरे पता है। मैं सुन रही हूँ, जरा सैफुल्ला कसूरी का तो बता दीजिए। लश्कर तैयबा का जो आतंकी है, आप उसे आतंकी मानते हैं या नहीं? मैंने आपके पैनलिस्ट की बात बगैर इंटरप्ट किए सुनी है। तो आप मुझे बगैर इंटरप्शन के बता दीजिए सैफुल्ला कसूरी आतंकी है या नहीं है? बता रहा हूँ, आपकी मतलब का जवाब नहीं दूंगा। आप जर्नलिस्ट हैं। अरे भाई साहब सुनिए, मैं एंकर हूँ, सवाल मैं पूछूंगी। आपको जर्नलिस्ट किसने बताया? मैं सवाल पूछूंगी ना, आप मुझे जवाब दीजिए। आपको क्यों बचना चाह रहे हैं? हाँ या ना बोल दो बस। मानते हो या नहीं मानते हो? इतनी खिचड़ी और क्यों इतना घुमा रहे हो? आप एक होस्ट है, आपको जर्नलिस्टिक एथिक्स का नहीं पता? हाँ। होस्ट का काम सवाल करके जवाब लेना होता है। तो जवाब दो ना भैया। अरे ठीक है, सुनिए। अच्छा अजीम भट्ट, अच्छा आप मुझे बता दो सैफुल्ला कसूरी आतंकी है या नहीं है? मैं चला जाता हूँ, आप अपना नैरेटिव बनाएं। अरे आप भागे मत, मैं जान रही हूँ आपने अगर आतंकी बोल दिया तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये तो बता दो आतंकी है या नहीं है? आपने अगर मुझे नहीं सुनना तो मैं चला जाता हूँ बिना इंटरप्ट किए। चलिए अच्छा बताइए, मेरा सवाल यही है, सैफुल्ला कसूरी आतंकी है या नहीं? आप सुनिए,
मैंने बता दिया, आप अपने कान खोलिए। मैंने पहले कहा हर वो शख्स दहशतगर्द है जो रियासत को चैलेंज करेगा, ठीक है। मैंने क्लियर कहा उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जिसका हम उसको दहशतगर्द समझते हैं, गुजरात के लोगों का मर्डरर कसाई, जिसको 2013 से पहले अमेरिका ने बैन कर रखा था, वजीर आजम बनने के बाद उसको पासपोर्ट मिला, बिल्कुल वैसे ही दहशतगर्द। अब वो भी मानिए, मैं वही ना हैरान जो होता डोनाल्ड हूँ ट्रंप कि के बड़े आप अच्छे असीम दहशतगर्दी मित्र की हैं, वही ना डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े अच्छे असीम मित्र हैं, आपके सारे फेक नैरेटिव्स, अरे फेक नैरेटिव्स। इंटरप्ट कर रही है। नहीं, आप बाइबिल होने का दावा करते हो, आपको कख नहीं पता भारत का, मैं कुछ नहीं लाइन मालूम काट देता आपको हूं। भट्ट मैं साहब। लाइन काट आप देता तो पत्रकार मैं हैं। लाइन काट नहीं, देता हूं। सुनो मेरी बात सुनो। ओके, पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष होके किसी चीज को एनालाइज करना। हो और सकता है यार आपके तुम पक्ष अपनी में हो या उम्र आपके देखो, फेवर में हो। अपनी उम्र देखो। क्या जानते तुम्हें हो तो मोदी राम साहब के बारे भगवान में? करना चाहिए, कहा झूठ बोल रहे हो चैनल पे आके, नहीं, राम भट्ट साहब क्या भगवान जानते हो करोगे मोदी आगे, साहब? अरे आप कहा अपने झूठ पड़ोस बोलने को आ गए छोड़ तुम। के क्रॉस करके आगे सैफुल्ला अरे के भाई बारे में तुम बता अपनी दीजिए, उम्र देखो, नाम लेकर बता दीजिए। अपनी क्यों उम्र आपको देखो। नाम लेना डर लगता है क्या? बुढ़े आदमी अपनी आपको उम्र नाम देखो। लेना डर लगता है क्या? इस उम्र में सैफुल्ला, राम भगवान बोलिए करो, सैफुल्ला कहा आतंकवादी झूठ है, बोल रहे हो आगे। आपने बताइए बात ना नहीं मर्डरर सुनी, है, आपने बात नहीं सुनी, बताइए लश्कर तौबा का आपने बात एक नहीं सुनी, मर्डरर है बताओ। वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये भी बोल दीजिए कि गवर्नमेंट के पैसे पे पलता है, और ये भी बोल दीजिए, आप नाम लीजिए अरे ना चले उसका। गए आप नाम अजीम लेने भट्ट, से क्यों चले डर रहे गए, हैं? सवाल का आप जवाब देने से बच रहे हैं, चले गए हैं बॉर्डर क्रॉस करके मोदी जी, कर्नल मलिक साहब अजीम भट्ट चले गए। अपना जवाब वो मैं उनको चाह रही थी कि मैं उन्हें बताती कि वो जिस सैफुल्ला कसूरी के लिए बार बार बोलने से बच रहे हैं, आतंकी को लेकर बार बार उसको आतंकी बोलने से बच रहे हैं, दरअसल 2 अप्रैल 2018 को अमेरिका की तरफ से उसे डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया गया है, डेजिग्नेटेड आतंकी है वो। यहां पर अब मेजर नदीम शेख साहब तो उसे आतंकी कहने से बच रहे थे, मैंने सोचा हो सकता है पाकिस्तान के पत्रकार से ही सवाल पूछ लूं जो उनकी सेना और उनकी सरकार को धमकी दे रहे हैं। अजीम भट्ट साहब तो बात करने से बच गए और सीधे सीधे भाग गए, उन्हें जैसे ही सवाल पूछो तो इधर उधर की गोलमोल बातें करते हुए। जी जी, मैं दूसरे राउंड में आऊंगा तब बताऊंगा आपको। एक मेहमान अभी बचे हुए हैं, उनकी रेस्पेक्ट है, पहले उनको बात करिए। ठीक है, अच्छा मैं प्रियंका का रुख कर रही हूँ। प्रियंका, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र, क्योंकि ये अब्राहम अकॉर्ड एक बड़े कांटे, ये कहा जाए कि गले की फांस बन चुका है, कांटे की तरह चुभने लगा है पाकिस्तान में। और इजराइल को लेकर तो एक बड़ी अदावत रही है। मेजर नदीम शेख साहब ने ये बात कही कि ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड में सशर्त शामिल हुआ जा सकता है अगर फिलिस्तीन को वो मान्यता दे दे इजराइल। क्या अमेरिका या इजराइल इस बात को लेकर तैयार होगा, और ऐसी क्या आपत्ति है, जरा ये बताइएगा कि आखिर पाकिस्तान नहीं शामिल होना चाहता, जबकि हम देखते हैं यूएई हो, जॉर्डन हो, स्वीडन हो, कई देश अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, फायदा भी उठा रहे हैं। नमस्कार नैना जी, यदि अगर इजराइल फलस्तीन को मान्यता दे भी दे, तब भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट अब्राहम अकॉर्ड में या इजराइल में नहीं होगा, ये तब भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा इतिहास से जानकारी देती हूँ कि जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का इंक्लूजन था, उस टाइम पे एक इनकी एजेंसी हुआ करती थी, खिदमते अतालते दौलती, जो कि अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जो बाद में बनी वजारते अतालते दौलती वाद, जिसको संरक्षण और सपोर्ट दिया जाता था सोवियत संघ के द्वारा। फिर उसको विफल करके सोवियत संघ को ओवरथ्रो करके जो ये मुजाहिदीन यूज किए गए, पाकिस्तान ने जिनको बनाया, जिसमें तालिबान आता है, तो उसके बाद जब वो विफल हो गया और बाद में नेशनल डायरेक्टरेट सिक्योरिटी बना, अफगानिस्तान की नई इंटेलिजेंस एजेंसी, उसमें पाकिस्तानियों ने घुन खोद कर और अफगानिस्तान की पूरी रक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, फिलहाल जो मौजूदा हालात है, जो तालिबान है, जो कि पहले एंटी सोवियत हुआ करता था, वो अब प्रो सोवियत, अब उसका जो रशिया के साथ जो इन्फ्लुएंस है, जो उसकी फ्रेंडशिप है, वो इंक्रीज हो रही है और वो एंटी पाकिस्तान हो चुका है। आप देख रहे हैं तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान वाला जो है वो इन पर अटैक कर रहा है, तो ये इधर बलूचिस्तान अटैक कर रहा है, तो इधर इनका क्या है, ये अकेले लश्कर तैयबा के बलबूते पर रह गए हैं। जो इनका ओरिजिनल टेररिस्ट संगठन है वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद है, जिसका फाउंडेशन एजेंडा ही है गजवाए हिंद, गजवाए यहूदी,
जुडाइज्म और हिंदुइज्म का सर्वनाश करना, ये इनका फाउंडेशन एजेंडा है और यही ओरिजिनल ऑथेंटिक पाकिस्तान फाउंडेशनल टेररिज्म है, तालिबान नहीं। तालिबान का तो सिर्फ अच्छा, ग्रेटर एक और बात खुरासान मुझे बना जरा है। समझाइएगा, एक और बात मुझे प्रियंका यहाँ पर समझाइएगा। वैसे यहाँ पे मेजर नदीम शेख को भी थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा कि अब्राहम अकॉर्ड में यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान शामिल हो चुके हैं, उसका फायदा भी उठाया जा रहा है। लेकिन अच्छा मुझे बताइए मेजर नदीम शेख, फिर पाकिस्तान को क्या ऐसा आन पड़ी है उम्मा बनने की, ये कहा जाए कि भाई हम एकदम से आगे बढ़ेंगे, और आप जिन्हें इस्लामिक बार बार ये कहा जाता है कि जिस तरह से हत्यारे कहते हैं, उससे बड़े तो आपके घर में बैठे हुए हैं लश्कर तोयबा, हाफिज सईद जैसे, आखिर वो क्या कर रहे हैं फिर इस्लाम के हत्यारे? देखिए, ऐसे कोई भी जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है किसी यूनाइटेड नेशन का, वो उस वक्त बिहाइंड दी बार है। आप जो भी नाम ले रहे हैं, जहां तक अरे ताल्लुक आप है भी नाम ले पाकिस्तान सकते का, हैं, नाम लेने में कुछ नहीं जाता। मेजर नदीम शेख, आप एक फौजी हैं, सैफुल्लाह कसूरी आतंकी जैसे लोगों से क्या डरना, आप एक फौजी हैं, आपको दिल खोलकर बोलना चाहिए, छाती ठोक कर नाम लेना चाहिए ऐसे आतंकियों की बैंड बजाने के लिए। ना अल्हम्दुलिल्लाह कभी डरे नहीं है, ठीक है ना, जो डरा वो मरा, ठीक है। एनीवे, बात ये कि इब्राहिम अकॉर्ड का आपको पता है, इसके फायदे अगर है ना, तो ये फायदे आप लोग उठा लें। मेजर नदीम आपको शेख, पता है आप नाम अमेरिका, लेने से बच रहे हैं, फिर तो आतंकी कहना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। देखिए, अमेरिका किसी को फायदा नहीं देता। अभी आप देख अरे लें, तो आज मैं तो अमेरिका, मेजर नदीम शेख आपसे सैफुल्लाह कसूरी का पूछ रही हूँ, आप ये तो बता दीजिए आतंकी है या नहीं है सैफुल्लाह कसूरी? मैंने आपको कह दिया कि जब तक एविडेंस नहीं है किसी के अगेंस्ट, अरे वो आप आतंकी नहीं है। अमेरिका के एविडेंस पर भरोसा नहीं है? 2 अप्रैल 2018 को डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया जा चुका है भाई। वो नहीं, वो पाकिस्तान ने अगर उसको रिकॉग्नाइज किया तो बिल्कुल वो आतंकी है, और अगर पाकिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया किसी एविडेंस बगैर, अच्छा, हाफिज provision सईद of- आपके लिए आतंकी है क्या? आतंकी नहीं। मौलाना मसूद अजहर आपके लिए आतंकी है क्या? देखिए, जो भी यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड है वो आतंकी है, और वो बिहाइंड दी बार से पाकिस्तान के अंदर अंडर ट्रायल है। Whosoever। नंबर 2, इब्राहिम अकॉर्ड, मैंने आपसे कहा कि अगर इसमें फायदे हैं तो आप ले लें। आज प्रेसिडेंट ट्रंप की आया बयान कि जी हम वो व्हील ब्लो या ओमान को भी जो है ना हम उड़ा देंगे, तो ये किसी को भी उड़ा सकते हैं। इनकी दोस्ती का कोई भरोसा नहीं है। आपने भी इनसे दोस्ती करी है, हमें भी अच्छी तरह पता है। हम तो सिर्फ इनको चमकार कर रख रहे हैं, जो है ना पैड कर करके चला रहे हैं कि हाँ जी बहुत अच्छे, शाबाश, राइट पर जाओ, लेफ्ट पर जाओ, जब तक चल रहे हैं। ये इनसे बचने का यही टैक्टिक्स है जो वी आर एडॉप्टिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी को मुझे डिप्लोमेसी यही बात कहते हैं। नदीम शेख साहब आपकी बड़ी अच्छी लगती है। भले ही आप, मैं बताऊं कि पाकिस्तानी फौज का एक हमेशा से रवैया बड़ा अजीब रहता है, लेकिन मुझे यही आपका अंदाज बड़ा अच्छा लगता है। आप कम से कम बड़े खुले दिल से स्वीकार तो करते हैं कि अमेरिका के साथ में उसको उलझाकर रखने के ये टैक्टिक्स हैं और कुछ नहीं। अच्छा राजन जी, ये एक बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है, जिस आतंकी को आतंकी कहने से अगर बचें, मुझे तो लग रहा था मेजर नदीम शेख साहब इतना दिल अगर बड़ा करके दिखा रहे हैं तो कम से कम आतंकी को आतंकी कहने से बचेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आखिर ये किस तरह का खौफ है पाकिस्तान की सेना या सरकार को कि आतंकियों से डर जाते हैं, आतंकी को आतंकी कहने से बचते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, एक्चुअली इनको भी पता है दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का एक्सटेंशन है इररेगुलर वॉरफेयर के लिए। तो जब एक्सटेंशन है, अपनी फौज को कोई कैसे बोल सकता है? बिकॉज इनको नहीं फर्क पड़ता, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, ऑफिशियली करते हैं। सो मतलब इट्स नॉट डिफरेंट। आप बार बार मजबूर मत कीजिए कि बोलने की वो आतंकी है, ये है, वो है। आप यूएन डेजिग्नेट कर दो, कोई डेजिग्नेट कर दो, प्रूफ हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो भारत ने प्रूफ देने बंद कर दिए कि पाकिस्तान को क्या प्रूफ देने, सबको देख लिए कुछ नहीं करते। अब जो हमारी मर्जी हम वही करेंगे। ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं ना कि अब हमने कोई फाइल नहीं देनी पाकिस्तान को। अभी हम जब भी कुछ होगा हम खुद रिएक्ट करेंगे, और इनसे बात नहीं करनी है, ना ट्रेड करना है, ना कुछ नहीं करना है। इनको बस बैठे रहने दो, जो होगा इनके साथ अच्छा हो बुरा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अभी आप देखिए ना कि हमारे सिर्फ बात नहीं करने से, पाकिस्तान या ट्रेड नहीं करने से, या सिर्फ पानी रोक लेने से कितना असर पड़ रहा है पाकिस्तान को। तो जब बिना कुछ किए इतना असर पड़ रहा है तो करने की जरूरत क्या है? तो करने की जरूरत क्या है? इसी तरह बस पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दो, कुछ नहीं करने की जरूरत। अपने हाल में ही वो डूब जाएंगे। और बड़े कॉम्पिटेंट हैं इनके पास, जो फील्ड मार्शल हैं इनके, वो अपने इतने कॉम्पिटेंट हैं कि पाकिस्तान को
पूरी तरह गड्ढे में ले जाने में वो पूरे सक्षम है। आई एम वेरी श्योर। जिस प्रकार चलते हैं, अपनी फैमिली तो उन्होंने ऑलरेडी यूएस में सेटल कर दी है। तो मतलब होता है किसी देश में कि जो चीफ बनता है वो पहले अपनी फैमिली को बाहर सेटल करता है। वो हिंदुस्तान में तो नहीं होता भाई, हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं होता। पाकिस्तान में देखो, आज के बाद कोई भी चीफ बना है उसके बाद बाहर चला गया। सर ये झूठ है, उनकी फैमिली इधर ही है, ये झूठ, ये उनकी फैमिली इधर पूरे। आई डोंट नो, आपने अगर मिले हो यहाँ है तो कह नहीं सकता, पर रिपोर्ट थी कि इन्होंने मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी कभी स्टेटमेंट झूठ नहीं होगी, मैंने आपसे। ओके ठीक है, आप बोल रहे हो तो आई विल टेक मुझे आपका ये अंदाज अच्छा लगता है, लेकिन आपने कहा कि जो यूएन डेजिग्नेटेड है, यूएन डेजिग्नेटेड में तो यूएन ने 2005 में ही लश्कर तोयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था, हाफिज सईद को टेररिस्ट घोषित किया हुआ था, हाजी मोहम्मद अशरफ को आतंकी घोषित किया हुआ था, जाकिर उर रहमान लखवी को यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी एक तरह से घोषित किया हुआ था। लेकिन फिर भी आप उन्हें मानते हैं ना, उनको पुचकारते हैं ना, उनको दुलारते हैं ना, घर में तो रखते हैं। अच्छा, उस्मान अहमद भी मेरे साथ कनेक्ट हो गए, उनका भी स्वागत है जी। मेजर नदीम शेख, बात पूरी कीजिएगा। आप मानते हैं या नहीं आतंकियों को? बिल्कुल, जो भी यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड है वो बिहाइंड दी बार्स है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और हम उसको कंप्लाई करते हैं, ठीक है, हमारी कंप्लायंसेस है उसके ऊपर जी, सब वी कंप्लाई और दे आर बिहाइंड दी बार्स। अरे सिर्फ मान लेने से क्या होता है सर? अगर आप उन्हें घर में जी यहाँ पे, अच्छा प्रियंका भी कुछ कह रही है, सिर्फ मान लेने से क्या होता है मेजर नदीम शेख साहब जी? एक्शन लेने वाली बात है। प्रियंका नदीम जी, आपकी कंप्लायंसेस लश्कर तैयबा पे क्या है, जिसका एजेंडा जुडाइज्म और हिंदुइज्म को तबाह करना है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं कार्य करते? नहीं, झूठ है ये, झूठ है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं, पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन को एबॉलिश करना किसी के खिलाफ नहीं, नहीं, ये हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम ज़ायोनिज्म के खिलाफ हैं। ज़ायोनिज्म जो आपकी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिशिया है, वो इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आपकी कंट्री की जवाबदेही नहीं बनती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है कि आप उसको काउंटर करें? क्योंकि आप लोग सब एक तरीके से इन्वॉल्व हैं कि आपका कोई लश्कर आएगा, पहले हम हिंद पे चढ़ाई करेंगे, फिर वहां वो लश्कर जाएगा यहूदियों की तरफ जाएगा, तो आपका जो बीच में ईरान इराक सब है, तब तक उसका क्या होगा? आप ही की ठेकेदारी है वहां पर जाकर के चढ़ाई करने की। ये पाकिस्तान में बैन है, लेकिन हम किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं, हर रिलीजन अच्छा है, ज्यूज है, हिंदुइज्म है, हम कभी भी ये सवाल नहीं पैदा होता। औचित्य क्या, ऐसा बैन करना क्या कि वो खुल्लम खुला घूमते हैं, तमाम मौकों पर नजर आ जाते हैं, बाकायदा अभी ईद का पर्व मना रहे हैं, लोगों को संबोधित करते हुए नजर आते हैं और धमकी देते हुए नजर आते हैं। ऐसा एक्शन ऐसा बैन किस बैन का एक तरह से नजर आता है? बड़े बात तो यही हो जाती है ना, ये कार्रवाई किस तरह की? अच्छा, मैं उस्मान अहमद का जी, मैं उस्मान अहमद का रुख करना चाह रही हूँ जल्दी से। उस्मान अहमद, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का एक प्रमुख आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, वो सीधे धमकी दे रहे पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को, इजराइल के नाम पर। ये किस तरह का सिस्टम है? आखिर किसके हाथ में है पावर? कौन चलाता है पाकिस्तान को? आतंकी AAA में वो आर्मी पीछे रह गई है क्या? नैना जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप बस, जो आप लोगों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, मैं आपको उस दिन भी बताया था कि आप उन पे भी शो किया करें जो हिंदू भगवा टेररिस्ट इन्वॉल्व थे समझौता एक्सप्रेस में, जो अजमेर शरीफ ब्लास्ट में नवाज थे। क्या आप उन्हें आतंकी मानती हैं? क्या आप देवेंद्र गुप्ता को, भवेश पटेल को, सुनील जोशी को, ये सारे जो हिंदू थे, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी, सुनील दोशी, ये सब अकॉर्डिंग टू इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये हिंदू हैं और ये टेररिस्ट हैं। आप समझौता एक्सप्रेस में जो हिंदू इन्वॉल्व थे, जिनको इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने सजाएं भी दी, आप उन्हें सुनिए ना, ये बहुत पुराना दुकानदारी का जरिया रहा है कि आप गड़े मुर्दे निकालें, 25 साल पुरानी परिस्थितियों को आप आज जिंदा करने की कोशिश करें, और जो जिंदा आतंकी आपके सामने घूम रहे हैं, जिंदा आतंकी आपके सामने घूम रहे हैं, आप उनको पुचकारें, दुलारें, और जो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी हैं, आप उन पर एक्शन ही ना लें। अरे वो आपके सर पर वो सांप बन के डस रहे हैं आपको। उस्मान अहमद, क्यों नैना जी आप इतने दूर क्यों जा रही हैं? यूएन तो बाद की बात है, आपके मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये दहशतगर्द हैं, ये हिंदू दहशतगर्द हैं। सुप्रीम कोर्ट आपकी कह रही है, उन्हें सजाएं दे रही है। यूएन की बात अगले स्टेप में करेंगे। एक्शन हुआ ना? अरे एक्शन हुआ ना? जी जी, तो बात करें, हिंदू बाकी गेस्ट की भी ऑडियो अप कर दो आप प्लीज। बात नहीं करती।
पूरा दिन आपको पाकिस्तान के आतंकियों की पड़ी रहती है, जो अपने घर में आतंकी अरे हैं उनकी बात एक्शन कौन हुआ करेगा? ना, आपने तो वो जिगरा भी नहीं, आप तो उसको हजारों आतंकी देखने यूरोप कैसे? कहाँ से एक्शन उठने वाले हुआ? हैं बड़ी जल्दी, आपने छोड़ क्योंकि दिया उन आपने सबको। वहां पे सुलगा दिया आपने है। समझौता एक्सप्रेस यूरोप में में कितने जो लोगों व्हाइट को सजा हुई, आप मुझे सुप्रीमेसी और बताएं। क्रिश्चियनिटी को समझौता बचाने का एक्सप्रेस जो का कोई दौर आतंकी चल रहा मुझे आप है, बताएं ना इसी जी। तरीके की जिस वजह से ये जो भारत में उठे थे, उसी वजह से अब ये यूरोप में उठने वाले हैं। आपने जो 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 सिस्टम यूरोप में चलाया है, लंदन में चलाया है, टोनी रॉबिन्सन का आपने सुना होगा, वो सब एकत्रित होकर के इस तरीके के आप यूरोपियन आपने सुना नहीं, आपके यूएई के और आपके वहां के जो शेख है वो क्या कह रहे हैं, फार मोर एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट यूरोप से इमर्ज होंगे। आपने जो जिन लोगों के आप इंडिया में नाम ले रहे हैं ना, जो एक्शन टू रिएक्शन, जो रिवेंजस लोगों के आप बात कर रहे हैं, उसी तरीके के आप इनको भूल जाएंगे। अब आपको नए नाम सुनाई देंगे यूरोप के अंदर से। आप मुझे उनका क्योंकि रिलीजन यूरोप बताएं, में आप अपनी क्रिश्चियंस कोर्ट्स जो की है आप वो मुझे सब बताएं इकट्ठा हो सजाएं। रहा है। आपकी कोर्ट्स मान रही है जो इन्वॉल्व है, आप ये हिंदू इब्राहिम हैं, अकॉर्ड आप में- उन पे बात नहीं करते, आप नाम ले नहीं सकते, आपको आरएसएस वाले पत्थर मार के आपका ऑफिस तोड़ देंगे, आपका ऑफिस पे अरे बुलडोजर चला उस्मान देंगे। उस्मान सुनिए, उस्मान अहमद, ये पाकिस्तान नहीं है ना, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर आपको आरएसएस का खौफ है, यहाँ पर सुनिए ना, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको आरएसएस का खौफ है, आपको प्रधानमंत्री मोदी का खौफ है। आप जरा अपने आतंकियों का तो जरा सोच लीजिए। हिंदुस्तान तो अभी भी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। आप गर्त में जा रहे हैं इस आतंकी प्रेम की वजह से, और यही आपका आतंकी प्रेम अब इस मौके पर आपको ले आया कि आपकी सेना और सरकार पर हमले करने की या उन्हें धमकी दे रहे हैं। डिसीजन अब आपकी सेना या सरकार नहीं लेती, आतंकी लेते हैं। जरा इस बात को आंख कान खोलकर सुन लीजिए और जरा इस सिस्टम को सुधारिए। मेजर नदीम शेख शायद मदद भी कर दे उस सिस्टम को सुधारने में। वक्त इतना ही, आप सभी मेरे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।